हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वायरोलॉजी को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वायरोलॉजी के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद में हेपेटाइटिस ए वायरस को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि हेपेटाइटिस वायरस कितने टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी होता है। एफ हेपेटाइटिस कोई नहीं होता, एफ हेपेटाइटिस का टाइप नहीं होता। उसके बाद में हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए को डिस्कस किया था। जो हेपेटाइटिस है उसका रूट क्या था, फीको ओरल रूट था, यानी कि बच्चे कुछ भी इंजेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से उनमें उनके इंटेस्टाइन में ये वायरस चला जाता है। फिर ये वायरस ब्लड के थ्रू कंप्लीट बॉडी में चला जाता है, लीवर में जाके इन्फेक्शन कर देता है, तो लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। आज अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जो होते हैं ना, वो ब्लड बॉर्न या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होते हैं। जितने भी हम लोगों ने हेपेटाइटिस वायरस पढ़े ना, उनमें से बी और सी जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। उनमें से भी एक चीज याद रखनी, हेपेटाइटिस बी और सी क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। जो बी वायरस होता है ना, वो डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस होता है मतलब क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी, एफ नाम का कोई भी हेपेटाइटिस नहीं होता। उनमें से जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं ना, उनमें ओनली फॉर हेपेटाइटिस बी जो होता है उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इसलिए इसको डीएनए वायरस बोलते हैं। बाकी जितने भी वायरस है उनको आरएनए वायरस बोलेंगे, क्योंकि उनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। एक चीज यहाँ पे और है, बी और सी जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि ब्लड बोर्न से फैलते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं। तो बी और सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, उनमें से बी डीएनए वायरस है और सी जो होता है वो भी आरएनए वायरस होता है अदर्स की तरह। तो आप समझ गए होंगे हेपेटाइटिस बी क्या हो गया, डीएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस इसमें मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ओनली हेपेटाइटिस बी ही है जो डीएनए वायरस होता है, बाकी जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं। उसके बाद में सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे और इसका सोर्स क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्लड बोर्न डिजीज होती है, ब्लड बोर्न वायरस होता है, पेरेंट्रल रूट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो अपन को पता है ये ब्लड बोर्न डिजीज होती है, इसलिए इसको हेपेटाइटिस बी को क्या बोल सकते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड से फैलता है, इसलिए ब्लड बोर्न वायरस या फिर सीरम वायरस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में पेरेंट्रल रूट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मतलब ये पेरेंट्रल रूट के थ्रू, मतलब पेरेंट्रल रूट मतलब आप समझ गए, कोई भी चीज इंजेक्शन का यूज में लेते हैं वो पेरेंट्रल रूट हो गया, वो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से, या फिर अपन हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो नीडल अपने प्रिक हो गई तो अपने को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो पेरेंट्रल रूट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, अगर अपन हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ में, बी से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं तो सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये सीरम से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो ब्लड बोर्न डिजीज होती है, ब्लड से फैलने वाली होती है, तो पेरेंट्रल रूट से भी फैल सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। उसके बाद में ये कैसे फैलता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। सलाइवा मतलब क्या हो गया, जो मुंह की लार होती है वो होता है सलाइवा, तो इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। उसके ब्लड के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। ब्लड के कांटेक्ट में अपन कैसे आ जाते हैं, तो अभी मैंने बताया जैसे कोई नीडल प्रिक हो जाती है, या फिर अपन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने कहीं वुंड कट लगा हुआ है वहाँ पे ब्लड लग जाता है, तो ब्लड के कांटेक्ट में आने से भी फैल जाता है। सीमेन से फैल सकता है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में क्या होता है, सीमेन होता है, तो सीमेन से फैल सकता है। ब्रेस्ट मिल्क से फैल सकता है, मतलब मदर से बेबी को फैल जाता है। वेजाइनल सिक्रेशन से फैल जाता है, क्योंकि ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। यूरिन के थ्रू फैल जाता है, बाइल के थ्रू फैल सकता है, और फीकल मटेरियल के थ्रू भी फैल सकता है, और ये कंजेनाइटल भी हो सकता है। अगर मदर को है तो चांस है कि उनके बच्चों को भी हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है। तो ये अपन ने देखा सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि इसके सोर्स क्या क्या होते हैं और ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब अपन पढ़ते हैं इसका पैथोजेनेसिस।
पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी कि साइन और सिम्टम कैसे आएंगे। हिपेटाइटिस का मतलब क्या है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो लीवर में इन्फ्लामेशन होने पर अपन को क्या होगा, एनोरेक्सिया होगी, मतलब भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगी, अपन को थकावट फील होगी, तो मतलब नर्वसनेस, मेलेजिया, ये सारे सिम्टम तो होंगे ही। हिपेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड सीरम हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस बी को अपन क्या बोल सकते हैं, सीरम हिपेटाइटिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड बोर्न डिजीज होती है। तो ब्लड मतलब सीरम, तो इसलिए इसको सीरम हिपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। लैब डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, सीरम का डायग्नोसिस करना है और एलाइजा टेस्ट करना है। मैंने बताया था ना, जितने भी वायरस है उनमें सब में सीरम टेस्ट और एलाइजा टेस्ट तो होगा ही होगा। तो वैसे इसमें क्या हो गया, सीरम टेस्ट और एलाइजा टेस्ट हो गया। उसके बाद में प्रोफाइलेक्सिस। तो अब आप सीरम टेस्ट को लिख देना कि सीरम टेस्ट करना कैसे, सीबीसी करना कैसे, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वायरस में मतलब न्यूट्रोफिल बढ़ी हुई मिलती है या लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिलती है। वायरल डिजीज में लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिलती है। तो ये चीज़ आप सीरम टेस्ट या ब्लड टेस्ट में लिख देना। एलाइजा टेस्ट की डेफिनेशन वगैरह लिख देना। एलाइजा टेस्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एलाइजा, तो वो उसकी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिख देना ताकि अच्छे नंबर मिल सके। यहाँ पे अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ताकि कम टाइम में अपन ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके। तो सीरम टेस्ट और एलाइजा टेस्ट किया जाता है। जितने भी वायरस का चाहे कोई का ही क्वेश्चन आए, आपको लैब डायग्नोसिस लिखना है ना, आप सीरम टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये भी सीरम टेस्ट के लिए किया जाता है। तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ये सारे टेस्ट आप लिख सकते हो किसी में भी। इसके लिए प्रोफाइलेक्सिस क्या है, मतलब अपन बचाव कैसे कर सकते हैं इसका। तो इसके बचाव के लिए अपन को वैक्सीन का यूज में लेना है। बायोमेडिकल वेस्ट वैक्सीन का मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, कंप्लीट वैक्सीनाइजेशन शेड्यूल क्या है और कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है। उसमें मैंने कंप्लीट बताई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कब लगाई जाती है और कितनी डोज में लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन पेंटावेलेंट में लगाई जाती है। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसके साथ में पेंटावेलेंट की वैक्सीन होती है जो 6, 10 और 14 वीक पर लगाई जाती है। और मतलब कहाँ पे लगाई जाती है, मिड थाई में लगाई जाती है बच्चों में। तो वो चीज़ आप वैक्सीनेशन शेड्यूल से में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई है सारी वैक्सीन को याद करने की। तो यहाँ पे आपको ओनली इतना ही नहीं लिखना है जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वैक्सीनेशन लिखना है, प्लस कब लगाया जाता है वैक्सीनेशन वो भी लिखना है। जैसे अभी मैंने बताया ना, 6, 10 और 14 वीक पर लगाई जाती है। पेंटावेलेंट के रूप में होती है ये, जिसके अंदर डीपीटी, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टुसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है। और 0.5 ml लगाई जाती है, मिड थाई में लगाई जाती है और इंट्रामस्कुलर इसकी साइट होती है। तो ये कंप्लीट लिख देना ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही से करना है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही से क्यों करना है, क्योंकि ये क्या है, ब्लड बोर्न डिजीज है। मतलब हेपेटाइटिस बी अगर आपने सही से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया तो नीडल भी प्रिक हो सकती है। या फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं अपन, ताकि ना अपन वहाँ पे एक हाइजीन मेंटेन रख सके। डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी उसलिए ही करते हैं ताकि वहाँ के इन्वायरमेंट को क्लीन रख सके। अब अपन ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो वहाँ पे डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ये क्या हो सकती है, नीडल वगैरह प्रिक हो सकती है। अगर हमने नीडल जो होती है उनको वाइट कंटेनर में ही डालना होता है। अगर अपन ने उनको दूसरे मतलब कहीं और जैसे रेड में डाल दिया तो फिर वहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाते हैं इसके बढ़ने के, क्योंकि वहाँ पे भी सफाई करने वालों को भी तो ये फैल सकता है। अवॉइड पेरेंट्रल रूट, हम लोगों को पेरेंट्रल रूट को अवॉइड करना है जितना हो सके उतना, ताकि क्योंकि ये पेरेंट्रल रूट के थ्रू फैल रहा है। तो अगर अपन को ऐसे लगे कि हाँ ऐसे हो सकता है, मतलब कहीं कहीं पॉसिबिलिटी होती है ना, हाँ वो हेपेटाइटिस का पेशेंट था या फिर ये हेपेटाइटिस का पेशेंट है, अगर नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो आप पेरेंट्रल रूट को अवॉइड करो। और उसके बाद में आ जाता है जो सेक्सुअल कांटेक्ट है ना, वो प्रोटेक्शन के साथ में करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हेपेटाइटिस बी और HIV जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसलिए जब आपको ऐसी कोई एक्टिविटी करो तो प्रोटेक्शन के साथ में करनी है, ताकि डायरेक्ट आप सीमेन के कांटेक्ट में ना आ सको और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ना हो सके। तो ये होता है प्रोफाइलेक्सिस। बाकी मैंने शॉर्ट में बताया है पर समझाया पूरा है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो अपन लोगों ने हेपेटाइटिस ए वायरस को कल कंप्लीट कर लिया था, हेपेटाइटिस बी वायरस को आज कंप्लीट कर लिया। जो हेपेटाइटिस ए का होता है वही क्या होता है,
बी, उसके बाद में डी और ई। ए, डी और ई का सेम ही होता है। बी और सी जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस पूछे ना तो एज इट इज यही लिख देना है, लेकिन यहाँ पे चेंज करना है क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। सॉरी, सी का पूछे ना तब भी आपको एज इट इज यही लिखना है क्योंकि बी और सी दोनों ही क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, तो सारी चीजें सेम हो जाएगी। ओनली फॉर यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, डीएनए वायरस की बजाय क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो आरएनए वायरस होता है क्योंकि डीएनए वायरस हेपेटाइटिस में ओनली फॉर हेपेटाइटिस बी ही होता है। तो इस चीज को भी आप याद रखो। बाकी ए, डी, ई, जी इनमें से किसी का भी पूछे तो जैसे ए का लिखा है ना वैसे ही लिखना है क्योंकि सारे क्या है, फीको ओरल रूट से फैलने वाले होते हैं। मतलब बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कंटामिनेटेड है, वो खा लेते हैं, फिर उनके इंटेस्टाइन में, फिर ब्लड के थ्रू लीवर में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वायरस के साथ में मिलते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करो, और ये भी कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक यू।